नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का अगला पार्ट। आज पढ़ेंगे हम शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बाद में देखेंगे एक ट्रिक भी। पूरी वीडियो के एंड में मैं एक आपको बताऊंगा ट्रिक, जिसकी हेल्प से आप जितने भी शेड्यूल्स हैं हमारे संविधान में वो आप इजीली याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं शेड्यूल्स को लेके। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी का हो और चाहे वो एग्ज़ाम यूपी पीसीएस का हो। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे संविधान में शुरुआत में केवल 8 शेड्यूल्स थे जब संविधान लागू हुआ था 1950 में। लेकिन आज हमारे संविधान में कुल 12 शेड्यूल्स हैं। 4 शेड्यूल्स बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये 12 शेड्यूल्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बताते हैं कि इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ एंड देयर टेरिटरीज। पहले शेड्यूल्स में जो भी हमारे देश के अंदर स्टेट्स आते हैं उनकी लिस्ट दे रखी है, यूटी की लिस्ट, यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट दे रखी है, और जो आसपास के क्षेत्र हैं हमारे देश के उनके बारे में बता रखा है। Second schedule contains provision of president, governors of state, speaker and deputy speaker of the house of the people, and chairman and deputy chairman of the council of states, and the speaker and deputy speaker of the legislative assembly, and the chairman and deputy chairman of the legislative council of the state, the judges of the supreme court and high court, and the CAG, comptroller and auditor general of India। इनके बारे में बता रखा है। ठीक है, इनकी सैलरी के बारे में, ठीक है, कितना होगा, ये प्रोविज़न इसमें दे रखे हैं सेकंड शेड्यूल के अंदर। थर्ड शेड्यूल कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन। जो एमपी ओथ लेते हैं, एमएलए ओथ लेते हैं, जजेस ओथ लेते हैं, तो उनकी ओथ के बारे में बता रखा है कि किस टाइप की ओथ होगी और क्या एफर्मेशंस उनको देनी है जब वो पद ग्रहण करेंगे। इसके बाद फोर्थ शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज कॉल्ड एज राज्यसभा। राज्यसभा में किस स्टेट से कितनी सीटें जाएंगी उसके बारे में भी जो है उसके बारे में बता रखा है इन फोर्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो हमारे देश में जो शेड्यूल्ड एरिया हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरिया हैं, उनके बारे में, उनका कैसे होगा एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे कंट्रोल करेंगे उन एरियाज़ को, उसके बारे में बता रखा है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असमे मित्र स्टेट। असमे मित्र मतलब कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप ये ट्रिक्स याद कर लो कि असमे मित्र स्टेट है ना, असमी मित्र स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा कहाँ पर आता है, सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर आता है। सेवन्थ शेड्यूल कंटेन्स द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। हम जानते हैं कि जो कुछ फील्ड ऐसी हैं जिस पे स्टेट लॉ बना सकता है, कुछ फील्ड ऐसी हैं जिस पर सेंट्रल लॉ बना सकता है, और कुछ फील्ड ऐसी हैं जिस पर दोनों ही मिलकर लॉ बना सकते हैं। तो इस बारे में चर्चा की गई है इन सेवन्थ शेड्यूल। द एट्थ शेड्यूल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। कुछ लैंग्वेजेस की लिस्ट है वो एट्थ शेड्यूल में डाली है, हम आगे देखेंगे वो लिस्ट कौन सी है, कितनी लैंग्वेजेस एट्थ शेड्यूल के अंदर आती हैं। नाइन्थ शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन एज टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। नाइन्थ शेड्यूल के अंदर वो एक्ट और रेगुलेशंस आते हैं जिनको नल एंड वॉइड करना है, या वो एक्ट और रेगुलेशन आएंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट नहीं दे सकता। कुछ ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं नाइन्थ शेड्यूल के अंदर। टेंथ शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन एज टू डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। जो हम पढ़ते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो आया था उसने टेंथ शेड्यूल को ऐड किया था हमारे संविधान के अंदर। 11th शेड्यूल कंटेन्स द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। पंचायत की बात कहाँ पे होती है, इन 11th शेड्यूल, एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात कहाँ पे होती है, इन 12th शेड्यूल। चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आते हैं कि
स्टेट की बाउंड्री चेंज करी हमने, किस शेड्यूल के अंदर आएगा। नया स्टेट बनाया है एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर से, तो जो कौन सा शेड्यूल में चेंजेस आएंगे, ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो अगर हमें थोड़ा विस्तार से मालूम होगा तो क्वेश्चन को हम इजीली कर पाएंगे हैंडल, क्योंकि ये जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो गए हैं अब ये वन लाइनर टाइप के नहीं आते हैं, थोड़ा एनालिटिकल फेज में पहुंच गए हैं। अगर हमने ठीक से पढ़ा है और समझा है तो हम इनको सही से अटैम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज हम मिस्टेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शंस भी ऐसे बनाते हैं इस समय कि हाँ, अगर हम फर्स्ट व्यू में क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो हमारा माइंड पजल होगा। चलिए, तो फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं दोबारा दोस्तों। द फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट द स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया, लिस्ट एनी चेंजेस टू देयर बॉर्डर्स एंड द लॉज यूज टू मेक दैट चेंज। जो हमारे देश में स्टेट्स हैं और टेरिटरीज हैं उनको लिस्ट करता है कितने हैं हमारे देश के अंदर। इसके अलावा अगर उनके बॉर्डर में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ लॉज बनाए गए हैं उनको चेंज करने के लिए, वो भी बात फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आती है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, बांग्लादेश को कुछ टेरिटरी, कुछ हिस्सा जो है इंडिया ने बांग्लादेश को दिया है और बांग्लादेश ने कुछ हिस्सा अपना इंडिया को दिया है, जिससे कि जब बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो सके। तो वो जो चेंजेस हुए होंगे वो फर्स्ट शेड्यूल के तहत हुए होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वेन एवर देर इज़ अ चेंज इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट और यूटी और फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट यूटी और मर्जर ऑफ स्टेट्स एंड यूटी, द शेड्यूल 1 गेट अमेंडेड। जब भी नया स्टेट बनता है या मर्जर होता है स्टेट का, जैसे अभी हमने देखा कि भाई जम्मू कश्मीर, उसमें जो है नए यूटीज़ बने हैं, ठीक है, या फिर आपका उत्तराखंड वगैरह ये सब बना, तो ये सब चीज़ें जब भी होंगी तो फर्स्ट शेड्यूल अमेंड होगा। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल 1 वॉज कैरिड आउट बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब आया था ये? 1956 में, विद द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट। आंध्र प्रदेश स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, तब जो है ये पहली बार फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड किया गया था। वो अमेंडमेंट का नंबर कौन सा है? दैट इज 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो ये तो थी फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बात। ठीक है, समझ में आओगा फर्स्ट शेड्यूल का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट इज सेकंड शेड्यूल। द सेकंड शेड्यूल लिस्ट द इमोल्यूमेंट्स, मतलब कि सैलरी कितनी मिलेगी, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे फॉर होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज। कौन कौन से वो पोस्ट हैं? जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द इंडियन स्टेट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस एंड कैग। ये लिस्ट याद रखने, कभी पूछ लेते हैं कि जो सेकंड शेड्यूल के अंदर है उसमें कौन इंक्लूड नहीं है। पूछे अटॉर्नी जनरल इंक्लूड है तो इसमें अटॉर्नी जनरल नहीं आता, जबकि अटॉर्नी जनरल जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, लेकिन वो नहीं आता। एमपी एमएलए आते हैं, नहीं आते इसके अंदर। इसमें कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ असेंबलीज ऑफ इंडियन स्टेट एंड चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ इंडियन स्टेट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस एंड कैग, ये इसमें आते हैं। चलिए थर्ड शेड्यूल देख लेते हैं। दिस शेड्यूल लिस्ट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ओथ फॉर होल्डर्स ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज। इसमें कौन कौन किस किस की ओथ एंड अफर्मेशंस आती हैं? यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, जो भी हमारे मिनिस्टर्स बनते हैं इंडिया के अंदर उनकी ओथ अफर्मेशन। इसके अलावा पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, ठीक है, एमपीज जो बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस, कैग, स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट्स, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स एंड हाई कोर्ट जजेस, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल देख लेते हैं। फोर्थ शेड्यूल इन्यूमरेट्स द एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स टू स्टेट्स और यूटीज़ और स्टेट्स की कितनी कितनी सीटें आरएस के अंदर आएंगी, राज्यसभा के अंदर आएंगी, ये फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है। तो राज्यसभा है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 250 मेंबर्स, 250 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है, जिसमें 12 मेंबर्स नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट। हम जानते ही हैं इस चीज़ को।
और यहाँ पर जो है 238 रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूटी। भाई 250 में से 12 निकाल देंगे तो 238 बचेंगे ना, तो 238 रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 80 ऑफ द, ये जो बात बताई गई है कि जो कि हाँ सब चीज़ें राज्यसभा की स्ट्रेंथ 250 होगी, 12 मेंबर्स नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट, ये सब कहाँ मेंशन है, किस आर्टिकल में मेंशन है ये? इट इज़ मेंशनड इन द आर्टिकल नंबर 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा करेंटली हैज़ 245 सीट्स with 233 members representing the states and duties of Delhi and Puducherry and 12 members selected by the president। तो अभी इस समय 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं फिफ्थ शेड्यूल। दिस शेड्यूल एन्यूमरेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एरिया एंड ट्राइब्स नीडिंग स्पेशल प्रोटेक्शन ड्यू टू डिसएडवांटेजियस कंडीशन। ऐसे एरियाज़ किसी भी स्टेट में हों, ठीक, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल एरिया हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते हैं और वहाँ के लोगों को वहाँ का एरिया का डेवलपमेंट नहीं ठीक से हो पाया है, उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रोविज़न्स लिए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं तो वहाँ पर जो है ट्राइबल काउंसिल्स बनाई गई हैं, तो वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं उन्हीं लोगों को वहाँ का प्रतिनिधि बनाया गया है और वो लोग जो है डिसाइड करते हैं कि हमारा एरिया का हमारे जो एरिया है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, उसके लिए देयर इज़ अ ट्राइबल काउंसिल्स। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये अंडर फिफ्थ शेड्यूल होती हैं। शेड्यूल्ड एरिया आर ऑटोनोमस एरियाज विद इन अ स्टेट एडमिनिस्टर्ड फेडरली यूजुअली पॉपुलेटेड बाय अ प्रीडोमिनेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरियाज वो ऑटोनोमस एरिया होता है स्टेट के अंदर जो एडमिनिस्टर होता है वहीं के लोगों द्वारा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं वो हमारे देश से अलग काम करते हैं, रहते इस देश के, इस स्टेट के पार्ट ही हैं, लेकिन हाँ जो उसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो प्रतिनिधि होंगे वो ट्राइब एरिया के लोग ही होंगे, जिससे कि उनको ये विश्वास रहे कि हाँ हमारे लिए सही काम हो रहा है, ठीक है। Scheduled tribes are groups of indigenous people identified by the constitution struggling socio-economically। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग वो होते हैं जो कि इस मिट्टी से मिले हुए हैं, अपने ज़मीन से मिले हुए हैं, वो चाहते नहीं उस जगह को छोड़ना और अपने कल्चर को सहेज के रखे हुए हैं, ना वो चाहते चेंजेस कल्चर के अंदर। ऐसे लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आते हैं और वो जो सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं उसको भी नहीं आत्मसात कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई उनका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में ना आ जाए, इसके लिए जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं वो अंडर फिफ्थ शेड्यूल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सिक्स्थ शेड्यूल। दिस शेड्यूल कंप्राइज प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम मित्र स्टेट, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल, द सिक्स्थ शेड्यूल अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल इन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों में जो ऑटोनोमस काउंसिल बनाई गई है वो अंडर सिक्स्थ शेड्यूल बनाई गई है। ये ऑटोनोमस काउंसिल जो होती है ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरियाज़ हैं इन स्टेट के अंदर, वहाँ पर जो भी टैक्स लगना है, वहाँ का जो डेवलपमेंट के लिए रेवेन्यू कलेक्शन होना है या स्टेट से ग्रांट आना है, वो सब की जिम्मेदारी जो है वो ऑटोनोमस काउंसिल की रहती है। किस तरीके से जो ग्रांट आया है, जो पैसा आया है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए। जो ये प्रोविज़न्स हैं ये सब सिक्स शेड्यूल के, ये आर्टिकल 244(2) और 275(1) में मिलते हैं। सेवन्थ शेड्यूल की बात कर लेते हैं। सेवन्थ शेड्यूल के अंदर सेवन्थ शेड्यूल यहाँ पे गलत दे रखा है, सेवन्थ शेड्यूल यहाँ पे काट देना आप। सेवन्थ शेड्यूल के अंदर हम किस बारे में बात करते हैं, जो लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट जो बनाई गई है, 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट जो बनाई गई हैं इसके बारे में 7 शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 7 शेड्यूल के बारे में गलत लिखा हुआ है, आपको मैंने पहले बता दिया है, वो आप याद कर लेना। 8 शेड्यूल के अंदर हम देखते हैं कुछ लैंग्वेजेस, अभी इस समय 22 लैंग्वेजेस इंक्लूड कर दी गई हैं इस शेड्यूल के अंदर, जो मतलब हमारे देश की मेन लैंग्वेजेस हैं
वो डाली गई हैं इस शेड्यूल के अंदर, ठीक है। पार्ट 17 के अंदर आता है जो कि डील करता है विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज किसके अंदर आता है, 8 शेड्यूल के अंदर आता है और पार्ट 17 के अंदर आता है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक 8 शेड्यूल की बात की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो 8 शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं वो देख लेते हैं। इट कंटेन्स 22 लैंग्वेजेस, असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी। सबसे लास्ट जो इंक्लूड की गई थी वो डोगरी थी। ऑफ दीज लैंग्वेजेस 14 वर इनिशियली इंक्लूड। सबसे पहले जब हमारा संविधान बना उस टाइम पर 14 थी, उसके बाद 8 लैंग्वेज बाद में इंट्रोड्यूस की गई हैं। सिंधी लैंग्वेज जो ऐड की गई वो 21st अमेंडमेंट एक्ट आया था 67 के अंदर, तब की गई। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली उसके बाद 1992 में की गई है, 71st अमेंडमेंट आया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथली उसको हमने ऐड किया है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया था, जो कि 2004 से लागू हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ये तमिल, तेलुगु और उड़िया ये सब लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई थी। 9th शेड्यूल इट कवर्स स्टेट लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू लैंड रिफॉर्म्स एंड द डिसमेंटलिंग ऑफ जिम्मेदारी सिस्टम। इट ऑल्सो डील्स विद द पार्लियामेंट एक्ट एंड रेगुलेशन ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। 9th शेड्यूल वॉज इंसर्ट टू द शेड्यूल जो बनते हैं by the First Amendment Act of 1951 to safeguard the legislation covered in it from judicial scrutiny on the basis of fundamental rights violation। ये शेड्यूल इंक्लूड किया गया इस वजह से कि जिससे इसमें वो एक्ट या वो रूल डाल दें कि जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो। हमने देखा था अभी पहले जो चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो हमारे देश की जुडिशरी है दैट इज़ इंडिपेंडेंट, और अगर उसको लगता है कोई रूल ऐसा है जो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट कर रहा है तो उस रूल को, उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकती है रिट इशू करके। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो भी जो है उस एक्ट को रोका जा सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि कोई ऐसा एक्ट है उसमें वायलेशन तो हो रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई अपना डिसीजन ना ले, तो ऐसे एक्ट को जो है 9 शेड्यूल में डालते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ये कह दिया कि ऐसा नहीं है, अगर कोई एक्ट आप डालोगे 9 शेड्यूल के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सो मोटो एक्शन ले सकता है, उस पर जो है कार्रवाई मतलब कि जुडिशियल स्क्रूटनी कर सकता है। 2007 में ये बात आई थी, ठीक है। 10th schedule is the anti-defection law was introduced by the 52nd Constitutional Amendment Act 1985 to prevent the defections from one political party to another in lieu of certain gains by members of parliament and state legislation. It led to the introduction of the 10th schedule. It was further refined by the 91st Constitutional Amendment Act 2003। भाई पहले क्या था, जब 10 शेड्यूल नहीं आया था 1985 से पहले, जो MLAs या MPs थे वो पार्टी बहुत चेंज करते थे। माना जहाँ पर उनको अच्छा लगा कि हाँ भाई यहाँ हमें मंत्री पद मिल सकता है या यहाँ पर हमारे राइट्स जो हैं सेफ गार्ड हो सकते हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ी बीच में ही, मतलब कि इलेक्शन हुए नहीं है, बीच में ही 5 साल का कार्यकाल है, बीच में पार्टी छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं। ये इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद ही करते हैं। उससे क्या होता है कि जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट होते थे। वो इन्होंने एक कभी कभी होता है कि लोग पार्टी को वोट करते हैं, जो कैंडिडेट उसको वोट नहीं करते। पता चला कि उन्होंने एक पार्टी जिताई लेकिन उसका बंदा जो है उनके एरिया का वो ऐसी पार्टी ज्वाइन कर ली उसने जिसको लोग पसंद नहीं करते। इन सबको देखते हुए ये लॉ आया, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें ये है कि इसमें कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं, अगर कोई MP MLA इस टाइप के कदम उठाता है, गलत कदम उठाता है, तो उसको उसके पद से निष्कासित किया जा सकता है। MP MLA की सदस्यता उससे ली जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट 11th schedule of the Indian Constitution contains provisions that specify the panchayat's power, authority and responsibility in order to function as local government.
तो पंचायत के बारे में उसकी पावर क्या होगी, क्या अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, ये सब बताया गया है 11th शेड्यूल के अंदर। तो 11th शेड्यूल जो है ये ऐड किया गया था बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। State legislature are required to enact laws granting panchayats power and authority in order for them to perform local government function। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ ऐसे फंक्शंस, कुछ ऐसे एक्ट बनाएं अपने स्टेट में कि जिससे कि उनको ये रूल्स रेगुलेशंस वो पास कर सकें। ठीक है। 12th शेड्यूल, तो 11th शेड्यूल के अंदर बात करते हैं पंचायत की। 12th schedule of the Indian Constitution contains provision that define the municipalities' powers, authority and responsibility in order for them to function as local government। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात कहाँ पे होती है? 12th शेड्यूल के अंदर। 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 12th शेड्यूल आया था और 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 11th शेड्यूल आया था। बहुत पूछते हैं। According to Article 243W, all municipalities would be given the power and responsibility necessary to function as effective institution of self-government। आर्टिकल 243W भी म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है कि उनको पूरी पावर दी जाए, पूरी अथॉरिटी दी जाए, जिससे कि वो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में कार्य कर सकें। ठीक है दोस्तों। लास्ट में जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको जिससे कि सारे शेड्यूल आपको याद हो जाएं, तो दिस इज द ट्रिक टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, वेयर टी स्टेट्स फॉर टेरिटरीज एंड स्टेट्स, ई emoluments, A affirmations and oath, R Rajya Sabha seats allocation, S scheduled area, O other tribal areas, F federal list, O official languages, L land reforms, D defection, P पंचायत एंड M म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है। इस टाइप से 12 शेड्यूल्स हमारे याद हो जाते हैं इस ट्रिक के द्वारा। पूछ लेते हैं कभी कभी ना क्रोनोलॉजी की, ये शेड्यूल किस नंबर पे आएगा, ये शेड्यूल किस नंबर पे आएगा, और हमें याद नहीं है, तो ये ट्रिक से आप इजीली माइंड में बिठा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।